हेलो एवरीवन। आज की कहानी है मतलबी रिश्ते। घर में रोज के क्लेश से दीपा जी का हृदय छलनी हो गया था। अपने पति की तस्वीर से बातें करते हुए कहती है कि आप तो मुझे पहले ही छोड़कर चले गए, परंतु उस बेटे ने भी मेरा साथ ना दिया, जिसके लिए मैंने कभी अपना पसीना भी पानी की तरह बहाया था। आपको पता है, आपके बच्चों की रोज के झगड़े से परेशान होकर मैंने एक फैसला लिया है। फिर दीपा जी अपने कमरे में जाकर अपना बैग निकाली, उसमें अपने कुछ जोड़ी कपड़े रखे और उदास मन से अपने पति की तस्वीर को उठाया और मन ही मन सोचने लगी कि कितने अरमानों से पाल कर बड़ा किया था हमने अपने लाडले बेटे और बेटी को। कहते ही बेचारी रो पड़ी, परंतु सोचने लगी कि नहीं, ये कमजोर पड़ने का वक्त नहीं है। उन्होंने अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए अपने पति की तस्वीर को अपने बैग में रखा और अपनी एक सहेली को फोन किया जो वृद्धाश्रम में रहती थी। भरे गले से उसे बताया कि अब वो भी वृद्धाश्रम में रहना चाहती थी। इतनी बात सुनते ही उनकी सहेली किरण दंग रह गई। उसके पास कुछ पूछने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचे थे। दीपा जी ने केवल इतना ही कहा कि मैं रोज रोज के क्लेश से परेशान आ गई हूँ और 1 घंटे में तुम्हारे पास पहुँच रही हूँ। दरअसल 6 महीने पहले दीपा जी का डॉक्टर बेटा और टीचर बहू विदेश यात्रा पर जा रहे थे। इसी कारण से दीपा जी को उनकी बेटी के घर पहुँचा दिया था। 2 महीने में ही बेटा और बहू घूमकर वापस आ चुके थे। फिर भी वे दीपा जी को उनकी बेटी के घर से वापस लाने नहीं गए और इधर दीपा जी के इंजीनियर बेटी अपने भाई का आने का इंतजार कर रही थी। तभी 3 महीने बाद बेटी ने अपने भाई को फोन लगाया और कहा, भाई माँ को लेने कब आ रहे हो? बहन की बात सुनकर भाभी ने जवाब दिया, क्यों ननद जी, हो गया बस 3 महीने में ही, माँ बोझ लगने लगी। बेटी ने कहा, ऐसी बात नहीं है भाभी, हम दोनों नौकरी करते हैं तो माँ को समय नहीं दे पाते। माँ को अकेले ही घर पर रहना पड़ता है। अकेले माँ को यहाँ मन भी नहीं लगता। वहाँ तो कम से कम गोलू है जिसके साथ उनका मन लगा रहता है, बस इसलिए ही कहा। इस पर भाभी ने अपने ननद से कहा, तो वहाँ भी एक छोटा गोलू ले आई तो माँ को वहाँ भी मन लग जाएगा। भाभी का जवाब सुन दीपा जी की बेटी समझ गई कि भैया भाभी माँ को वापस बुलाना नहीं चाहते। फिर 3 महीनों तक सब खामोश रहे। रविवार का दिन था। सुबह सुबह ही कमलेश के दरवाजे की बेल बजी। कमलेश ने जब दरवाजा खोला तो सामने खड़ी अपनी बहन बहनोई और माँ को देखकर दंग रह गया। रेणुका, तुम ऐसे अचानक से बिना बताए? अचंभित हो कमलेश अपनी बहन से कहता है। इतने में दीपा जी की बहू साक्षी भी आ जाती है। गुस्से भरे लहजे में अपनी ननद से कहती है, समाज तो ऐसे ही कहता है, बेटा और बेटी बराबर होते हैं, बेटों के बराबर ही बेटियों का अधिकार होता है, लेकिन जब माता पिता के बुढ़ापे में सेवा की बारी आती है तब सब भार बेटे का ही होता है। क्यों, एक बेटी जब सब चीजों में बराबर है तो फिर इसमें क्यों नहीं? बस 6 महीने ही तुम अपनी माँ को अपने पास रख पाई। भाभी, आप कैसी बातें करती हैं? माता पिता बेटे के घर में ही शोभा देते हैं, ना कि बेटियों के घर में। बस इसी तरह से तर्क वितर्क होने लगे। दीपा जी के बच्चों के बीच बातों ने कब झगड़े का रूप ले लिया किसी को समझ नहीं आया। दीपा जी चुपचाप अपने कमरे में जा सोच में पड़ गई कि एक अकेली बूढ़ी विधवा माँ आज अपने बेटे बेटी पर बोझ बन गई है। मुझे अपने साथ नहीं रखने के लिए आपस में झगड़ रहे सब। तभी झगड़े के बीच में ही चीखती स्वर में दीपा जी की बहू साक्षी कहती है, ये सब कुछ केवल आप दोनों की माँ के कारण ही हो रहा है। माँ जी को तो उचित था कि बिना किसी की कुछ बोले वृद्धाश्रम चली जाती। इनके जैसे बुजुर्ग ही तो रहते हैं उधर और हमारे झगड़े भी खत्म हो जाते। इतना कह बहू बेटा अपने कमरे और बेटी दामाद अपने कमरे में चले गए। दीपा जी अपने कमरे में बैठी बहू की बातों को सुन अपना फैसला ले चुकी थी। जिस समय वो अपना घर छोड़कर अपना बैग लेकर निकलने लगी
तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा, बहू, बेटी, दामाद सभी अपने अपने कमरे में बैठे हैं, परंतु उनमें से किसी ने नहीं पूछा कि आप यह सामान लेकर कहाँ जा रही हैं, और ना किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। रोज रोज की अपमान और जिल्लत भरी जिंदगी से परेशान दीपा जी वृद्धाश्रम पहुंच गए। थोड़े ही समय में उनके वृद्धाश्रम में बहुत से मित्र बन गए। वे सबके साथ हालचाल बांटती, बातें करती, रोज सुबह सैर पर जाती, एक्सरसाइज भी करती। धीरे धीरे दीपा जी को आश्रम में ही अच्छा महसूस होने लगा। घर की अपेक्षा उन्हें वृद्धाश्रम ज्यादा सुकून दे रहा था। सभी लोग एक साथ खाना खाया करते थे। एक दिन दीपा जी वृद्धाश्रम के प्रांगण में टहल रही थी, तभी वृद्धाश्रम के बाहर एक कार आकर रुकी। वृद्धाश्रम के सभी लोग उसी कार की ओर देखने लगे और सोचने लगे कि आज फिर कोई अभागा बुजुर्ग इस वृद्धाश्रम में आया है। इसने ना जाने कितने जतन से अपने बच्चों को पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर बड़ा किया होगा। आज फिर ऐसा कोई आंखों में आंसू लिए इस प्रांगण में प्रवेश करेगा। कार से एक नौजवान लड़का उतरा, उसके बाद एक औरत जो शायद उसकी माँ थी, उसका हाथ पकड़कर बाहर निकालने लगा। उस औरत की उम्र लगभग 70 वर्ष की करीब रही होगी। सर पर पल्लू होने के कारण उसका चेहरा सही ढंग से नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी ही देर में कार से एक अन्य महिला उतरी, जिसके हाथ में एक बैग था। उस महिला ने वो बैग उस बुजुर्ग औरत के हाथ में थमाया और उसके बाद उनसे कुछ बात कहने लगी। वे बुजुर्ग औरत चुपचाप उस महिला की बात सुन रही थी। फिर वापस वे दोनों कार में बैठकर चले गए और बुजुर्ग महिला वृद्ध आश्रम के बाहर कुछ देर तक वैसे ही खड़ी रही। फिर भारी मन से अपने आंसू पोंछते हुए वृद्धाश्रम में आ गई। दीपा जी की ओर देखते ही अपने सर के पल्लू से अपने चेहरे को छुपाने लगी और फिर बिना कुछ कहे अंदर की तरफ चली गई। दीपा जी के साथ खड़ी एक बुजुर्ग महिला ने कहा, आज फिर से एक माँ की ममता तार तार हो गई। फिर से एक माँ के सपनों को चकनाचूर कर दिया गया। दीपा जी बार बार इस महिला के चेहरे की ओर देखती जा रही थी। उन्हें लगा कि जैसे वो उस महिला को जानती है, लेकिन वह पूरी तरह समझ नहीं पाई कि वो महिला कौन है। अक्सर दीपा जी को देखते ही वो महिला अपने पल्लू से अपना आधे से ज्यादा चेहरा छुपा कर रखती थी। लेकिन एक दिन जब वो महिला बागवानी के काम में लगी हुई थी, उसी समय दीपा जी टहलने के लिए निकली थी कि बागवानी करते समय उस महिला के सर से पल्लू उतर गया। दीपा जी को उस महिला का चेहरा देखते ही पैरों तले जमीन खिसक गई। ना जाने कितने सवालों ने उनके दिमाग को घेर लिया। इस समय उनकी एक सहेली उनके पास आई और बोली, खाना खाने का समय हो गया है, तुम कहाँ घूम रही हो और इतनी गुमसुम क्यों हो? सभी लोग नाश्ते की टेबल पर मौजूद हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे, इसलिए मैं तुम्हें बुलाने आ गई। क्या बात है, कोई परेशानी है? अरे नहीं, कुछ भी तो नहीं, थोड़ा टहलने के लिए बाहर निकल आई, बस मैं आ ही रही थी। खाने की टेबल पर बैठने के बाद दीपा जी की नजरें बार बार कोयल जी को ही ढूंढ रही थी। वो उनसे पूछना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें यहाँ आने की नौबत आ गई। उनका तो भरा पूरा परिवार था और हमेशा कहती थी कि वह अपने बेटे बहू के साथ बहुत खुश है। फिर आज ऐसा क्या हो गया? दीपा जी उधर ही किसी व्यक्ति से पूछती है, 2 दिन पहले जो महिला वृद्धाश्रम में आई थी, वो आज खाना खाने नहीं आई। उन्होंने बताया कि वह माता जी आज बहुत दुखी है, इसलिए उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया है। परेशान भी क्यों न हो, आखिर जो उनके बेटे बहू ने उनके साथ किया है, ऐसा तो कोई दुश्मन के साथ भी ना करे। बार बार अपने घर को याद कर रही है। सुबह से अपने कमरे में बैठे रोई जा रही थी, इसलिए उनका ध्यान भटकाने के लिए उन्हें बागवानी करने का काम दिया है। यह सब सुनकर दीपा जी का मन परेशान हो गया। वे जानना चाहती थी कि आखिर कोयल जी के साथ हुआ क्या था, इसलिए थोड़ी देर बाद वो कोयल जी के पास गई
और दीपा जी को अपने सामने खड़ा देखकर कोयल जी थोड़ा परेशान हो गई। तभी दीपा जी ने कहा, मैं जानती हूँ कि आपने मुझे पहचान लिया है, लेकिन क्या मैं जान सकती हूँ कि आप इस हालत में कैसे पहुँची? कोयल जी ने कुछ नहीं कहा, परंतु उनकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। यह देखकर दीपा जी और भी अधिक परेशान हो गई। उनका दिल किया कि जोर जोर से चिल्लाकर इस दुनिया से पूछे कि क्यों बुढ़ापे में बूढ़े माँ बाप को पुराने सामान की तरह निकाल कर फेंक दिया जाता है। क्या बुजुर्गों का कोई आत्मसम्मान नहीं? अपने विचारों में मग्न दीपा जी वृद्ध आश्रम के प्रांगण में टहल रही थी कि अचानक क्यारियों के किनारे से टकराई और गिरते गिरते एक पेड़ को पकड़कर संभल गई। तभी पास से गुजर रहा वृद्ध आश्रम का कर्मचारी कहता है, अम्मा जी आप ठीक तो है ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? अपना पैर दिखाइए, अगर लगी हो तो मैं अभी पट्टी कर देता हूँ। दीपा जी कहने लगी, अरे नहीं, कुछ ज्यादा चोट नहीं है, बच गई। इतना कहते हुए दीपा जी प्रांगण में रखे बेंच पर जाकर बैठ गई और कुछ महीने पहले घटी एक घटना को याद करने लगी, जब वो बाथरूम में फिसल कर गिर गई थी और उनके पैर में ज्यादा चोट आ गई थी। उनकी बहू उन्हें चोट में देखकर भी अनदेखा करके अपने काम में लगी रही और उनका बेटा कमलेश चिल्लाकर बोला, क्या संभल कर काम नहीं कर सकती? मुझे तो समझ नहीं आता कि आप इतनी हड़बड़ी में क्यों रहती हो। कोई काम ठीक से करना नहीं आता, जब देखो चोट लगाकर बैठ जाती हो और हमारा काम बढ़ाते रहती हो। अगर कोई काम नहीं होता तो मत किया करो, आराम से अपने कमरे में क्यों नहीं बैठती? पूरा दिन इधर उधर घूमती रहती हो। उससे इतना भी ना बन पाया कि अपनी माँ का हालचाल पूछे, ये चोट पर मरहम पट्टी करे। एक दिन दीपा जी का चश्मा टूट गया तो अपने बेटे से कहने लगी, बेटा मेरा चश्मा ठीक करा देना, टूट गया है, ठीक से दिखाई नहीं देता। इतनी बात सुनते ही बहू बीच में जोर से चिल्ला पड़ी कि बस चारपाई पर बैठे बैठे खर्च बढ़ाती रहो और कोई काम धंधा तो करती नहीं है, बच्चों की तरह हरकतें हो गई हैं। न जाने ऐसा कितनी बार हुआ था जब दीपा जी अपने बेटे बहू से अपमानित हो चुकी थी। अपने अतीत में झांकते हुए दीपा जी अभी अपने विचारों में खोई हुई थी। तभी सामने से उनके बुजुर्ग सहेली आते हुए दिखाई दी। अपने सहेली के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर दीपा जी बोली, क्या बात है, आज तो बड़ी ही खुश नजर आ रही हो। तभी उनकी सहेली ने कहा, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, उसका फोन आया था, आज वह मुझसे मिलने आने वाला है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। बहुत दिनों बाद आज उसका चेहरा देखने को मिलेगा। अपनी सहेली की बात सुनकर दीपा जी कुछ परेशान सी हो गई और अपनी सहेली से बोली, जिस बेटे ने तुम्हारी ये हालत कर दी, तुम्हें वृद्ध आश्रम छोड़कर चला गया, साल में केवल कुछ देर के लिए तुमसे मिलने के लिए आएगा, तुम उस बेटे के लिए खुश हो रही हो? तभी उसकी सहेली ने कहा, मैं तो इसी से खुश हूँ, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन दीपा जी उनसे नाराज होकर उनकी बात को बिना पूरा सुने ही अपने कमरे में जाकर बैठ गई और सोचने लगी कि यह किस्सा केवल मेरे साथ या कोयल जी के साथ ही नहीं, वृद्ध आश्रम में रहने वाले हर एक बुजुर्ग की कोई न कोई कहानी है और सभी की जिंदगी में वृद्ध आश्रम में रहने के पीछे कोई न कोई वजह जरूर है। बिना किसी वजह के अपनी मर्जी से कोई वृद्ध आश्रम में नहीं आता। जब तक कि एक व्यक्ति अंदर से नहीं टूट जाता है तब तक वो यहाँ आने के लिए मजबूर नहीं होता। लेकिन देखो, सभी बूढ़े लोग अपनी उन कड़वी यादों को भूलकर अपनी जिंदगी को यहाँ बिताने के लिए मजबूर है। कुछ लोग समय के हिसाब से स्वयं को बदल देते हैं और खुश रहने की कोशिश करते हैं, जबकि कुछ लोग मेरे जैसे हैं जो हमेशा ही अपने बच्चों को, अपने बेटे बहू को, अपने पोता पोती को याद करके आंखों से आंसू बहाते रहते हैं, बार बार अपने परिवार को याद करते हैं। मन में अपने घर के लिए लगाव भी है,
लेकिन उस घर में रहने वाले बेटे बहू के दिए हुए जख्म भी है। बैठे बैठे अपनी बीती यादों को याद करते हुए उनकी आंखें आंसुओं से डबडबा गई। उसी समय वृद्ध आश्रम का संचालक उनके पास आया और उन्हें आवाज देने लगा। अपने आंसू छिपाते हुए दीपा जी बोली, बोलिए क्या बात है? दीपा जी, आपका बेटा और बहू आपसे मिलने आए हैं, साथ में आपका पोता भी है। यह बात सुनकर दीपा जी हैरान हो गई, साथ में उनके चेहरे पर नफरत के भाव भी आ गए। सोचने लगी कि आज मेरे बेटे को मेरी याद कैसे आ गई। जब ऑफिस में गई तो उसी समय उनका 5 वर्ष का पोता गोलू उन्हें देखते ही दादी दादी बोलते हुए झट से उनकी ओर दौड़ा और उनसे चिपक गया। दीपा जी के आंखों से आंसू छलक पड़े। अब तक भी मन मार कर वृद्धाश्रम में जैसे तैसे जी रही थी, लेकिन अपने पोते को देखते ही उनका दिल कमजोर होने लगा। परंतु फिर अचानक दिमाग में विचार आया कि यह वक्त मजबूती से अपने निर्णय पर टिके रहने का है। ऐसा सोचते हुए गुस्से से अपने बेटे को देखते हुए बोली, तुम यहाँ क्या करने आए हो? चले जाओ यहाँ से, मुझे किसी से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और अपनी जिंदगी बड़े आराम से काट रही हूँ। कम से कम यहाँ मेरे साथ कोई हंसने बोलने वाला तो है। माँ, दरअसल बात यह है कि आज गोलू का जन्मदिन है और हमने घर पर पार्टी रखी है। गोलू की ख्वाहिश है कि आप भी उसके जन्मदिन पर उपस्थित रहें। यदि आप आएंगे तो आपके पोते को भी अच्छा लगेगा। तभी दीपा जी बोली, देखो मैं वो घर छोड़ चुकी हूँ और अब मैं वहाँ दोबारा नहीं जाना चाहती। इसी समय उनका बेटा बोला, माँ आप घर चलिए, वहाँ आपकी पड़ोस की सहेलियाँ भी पार्टी में आ रही हैं। मैंने उन्हें भी बुलाया है। सभी आस पड़ोस वाले और रिश्तेदार भी आएंगे। सब लोग आएंगे, आपके बारे में पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे? तभी दीपा जी बोली, अच्छा तो आज मुझे अपने बेटे के जन्मदिन के लिए बुलाने नहीं बल्कि अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम लोग बुलाने आए हो। सभी रिश्तेदार आएंगे तो पूछेंगे तुम्हारी माँ कहाँ है, तो तुम क्या जवाब दोगे? इसलिए तुम मुझे बुलाने आए हो। अभी के अभी चले जाओ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली हूँ। तुम लोग कितने स्वार्थी हो गए हो, जरूरत पड़ी तो बुलाने आ गए, वरना इतने महीने में मैं यहाँ वृद्धाश्रम में हूँ, एक बार भी खबर लेने नहीं आए। आना तो दूर, फोन करके भी मेरा हाल चाल पूछने की जरूरत नहीं समझी तुम लोगों ने। इतना तक नहीं पूछा कि घर छोड़कर वृद्धाश्रम क्यों चली गई। पूछते भी कैसे? तुम सबकी इच्छा भी तो यही थी। आज जरूरत पड़ी है तो हाथ जोड़कर मुझे लेने आए हो। नहीं, अब से यही मेरा घर है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी अपने घर को छोड़कर। ऐसा कहते हुए दीपा जी अपने कमरे की ओर जाने लगी। तभी बेटा और बहू दोनों ने आपस में प्लान बनाया कि माँ ऐसे नहीं मानेगी, कुछ तो करना पड़ेगा, तभी हम इन्हें घर लेकर जा सकेंगे और रिश्तेदारों के ताना सुनने से बच सकेंगे। इसलिए दोनों रोने सूरत लेकर दीपा जी के पास गए और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी, माँ माफ कर दो, आपके पोते का जन्मदिन है, क्या आपको अपने पोते की खुशियों में शामिल होने का भी मन नहीं कर रहा? इतनी बात सुनकर दीपा जी का दिल पिघलने लगा। तभी गोलू बोला, चलो ना दादी, बहुत मस्ती करेंगे। अपने पोते की बात सुनकर दीपा जी खुद को रोक नहीं पा रही थी, परंतु दोनों बेटा और बहू की करतूत की वजह से वो घर नहीं जाना चाहती थी। लेकिन गोलू ने कहा तो वह घर जाने को तैयार हो गए। फिर बोली, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं घर पर चलूंगी और जैसे ही गोलू का जन्मदिन हो जाएगा उसके बाद मुझे वृद्धाश्रम वापस लौटना है और तुम लोग मुझे वृद्धाश्रम तक छोड़ने आओगे। बेटा बहू इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं। गोलू का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। सभी रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग बहुत अच्छे से मिलते हैं। दीपा जी के पड़ोसी सहेलियां भी आज बहुत दिनों बाद मिली, परंतु दीपा जी ने किसी से कुछ नहीं कहा और हंसते मुस्कुराते पूरी पार्टी का आनंद उठाया। परंतु उनके मन में कुछ विचार चल रहे थे। वे सोच रही थी कि कल अपने बेटे बहू को जो सरप्राइज देने वाली हूँ
उसकी तो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब जब पार्टी खत्म हुई तो बहुत रात हो चुकी थी। उस समय दीपा जी घर पर ही रुक गई। जब अपने कमरे में सोने गई तो अपने पति की यादों में खो गई। आप भी ना बेवजह ही साड़ी खरीद कर ले आते हैं, ना कोई तीज ना त्योहार। क्या करूंगी मैं इतने साड़ियों का। अरे दीपा जी, नई साड़ी पहनने के लिए तीज त्योहार का इंतजार क्यों करना। आपको नई साड़ी में देख मेरा मन बहुत खुश होता है। अपने पति को याद करते करते दीपा जी सोचने लगी, उनके रहते मुझे कभी नए कपड़ों या किसी चीज की कमी नहीं हुई थी। और एक बेटा है जो केवल अपनी पत्नी की ही सेवा करता है। माँ के पास क्या है क्या नहीं उससे उसे कोई मतलब ही नहीं है। और ऊपर से बहू जो घर के सारे काम मुझसे ही करवाना चाहती थी। सब्जी लाने से लेकर घर की सफाई तक सब काम मुझसे ही करवाती थी। मुझे तो कभी घर के काम करने में कोई हर्ज नहीं था, परंतु सब करने के बाद भी अगर घर में इज्जत ना मिले तो ऐसी जिंदगी किस काम की। अपने पति के यादों में गुम पता नहीं कब उनकी आंख लग गई। सुबह जब सोकर उठी तो देखा बेटा और बहू दोनों तैयार खड़े थे। जैसे ही वो बाहर आई तो बहू साक्षी बोली, माँ तैयार हो जाइए, आपको वापस वृद्धाश्रम छोड़कर आते हैं। ऐसा कहते हुए बहू के मन में विचार चल रहे थे कि कहीं माँ हमेशा के लिए यहीं रुकने का मन न बना ले, इसलिए जल्द जल्द उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ देना ही उचित होगा। दीपा जी उन्हें देखकर हैरान थी और अपने बेटे बहू की मनसा को अच्छी तरह से समझ रही थी, इसलिए वो भी जल्दी से नहा धोकर तैयार हो गई। जब ही वृद्धाश्रम में जाने के लिए गाड़ी में बैठने लगती है, वह देखती है कि उनकी बहू के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान थी। दीपा जी मन ही मन सोचने लगी कि चलो बेटा, आज तुम्हें जो सरप्राइज दूंगी उसके बाद से तो तुम वृद्ध आश्रम का नाम लेना भी भूल जाओगी। दीपा जी ऐसा सोचकर कार में बैठ जाती है। एक पल को अपने घर को निहारती है, फिर सोचती है कि ठीक ही है, जहाँ मन को तसल्ली मिले उधर ही रहना चाहिए। यहाँ तो बेटे बहू को मुझे निकालने की बहुत जल्दी है, तो रहकर भी क्या करूँगी। अपना वृद्ध आश्रम ही अच्छा है। मैं अपने हिसाब से खाती हूँ, अपने हिसाब से रहती हूँ और अपने मनपसंद का काम करती हूँ। किसी की चिक चिक नहीं होती है। जैसे ही वृद्धाश्रम के सामने कार रुकी तो बेटे बहू कार से उतरकर बाहर खड़े हो गए। दीपा जी भी कार से निकली और अंदर जाने लगी। जाते जाते रुक गई और पीछे मुड़कर अपने बेटे बहू को आवाज लगाई। वे दोनों अपनी कार में बैठने जा ही रहे थे कि तभी दीपा जी की आवाज सुनकर रुक गए। दीपा जी ने फिर कहा, वापस मत जाओ, मुझे तुम्हें किसी से मिलाना है। उनका बेटा बहू उनके पीछे पीछे चल पड़े। वृद्धाश्रम के प्रांगण में पहुंच दीपा जी वहीं काम करने वाले एक व्यक्ति से कोयल जी को बुलाने को कहती है। कोयल जी जैसे ही बाहर आई वैसे ही दीपा जी का बेटा उन्हें देखकर दंग रह जाता है और बहू साक्षी को तो जैसे काटो तो खून नहीं। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं था। दौड़कर कोयल जी के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी और बोली, माँ आप यहाँ क्या कर रही हो, आप यहाँ कब आई और आपने मुझे बताया भी नहीं। परंतु कोयल जी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर साक्षी बोली, मुझे तो यही लगता था कि आप भाई भाभी के साथ बहुत अच्छे से रह रही हो। कल ही मेरी भाभी से बात हुई थी, उन्होंने भी नहीं बताया तुम वृद्धाश्रम में हो। मैं तो भाभी से कितने दिनों से पूछ रही थी कि माँ से बात नहीं हो रही, माँ कहाँ है, एक बार तो मेरी बात करवा दो। तो भाभी ने कहा कि तुम तीर्थ यात्रा पर गई हो, इसलिए मेरी तुमसे बात नहीं हो पाएगी और मैंने भी मान लिया कि तुम तीर्थ यात्रा पर गई हो, लेकिन मुझे क्या पता था कि उस जालिम औरत ने तुम्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दिया है। बेटी की बात सुनकर कोयल जी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, बेटा तुम्हारे भाई भाभी झूठ बोल रहे थे, मुझे 1 महीना पहले ही वो वृद्धाश्रम में छोड़कर चले गए थे। लेकिन माँ आप मुझे फोन करके बता भी तो सकती थी, मैं तुरंत यहाँ पहुँच जाती। उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ यह सब करने की। इतना कहते हुए साक्षी अपनी माँ से लिपट गई। मैं तुम्हें फोन करके कैसे बता सकती थी, जिस दिन मैं वृद्धाश्रम में आई मैंने तुम्हारी सासू माँ को यहाँ देखा। इसका मतलब तो यह हुआ कि तुम में और तुम्हारी भाभी में कोई फर्क ही नहीं है।
फिर मैं तुम्हें फोन करके तुम्हारे भाई भाभी की करतूत के बारे में क्या बताती। इतना कहते हुए कोयल जी ने उसे अपने आप से अलग कर दिया। तुम मेरी बेटी कहलाने के लायक ही नहीं हो, इसलिए मुझसे दूर रहो। यदि मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से निकाला है तो मेरी बेटी ने भी अपने सास को घर से निकाला है, तो कुल मिलाकर मेरी दोनों औलादें निकम्मी निकली। अब तो मुझे स्वयं को तुम्हारी माँ कहने पर भी शर्म आ रही है। एक ने अपनी माँ को घर से निकाल दिया और एक ने अपनी सास को घर से निकाल दिया। अपनी माँ की बातें सुनकर साक्षी का सर शर्म से झुक गया। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो मैं अपने सास ससुर के साथ कर रही हूँ वही मेरे माँ बाप के साथ भी हो सकता है। तुम्हारी गलती माफ करने के लायक नहीं है, फिर भी अगर माफी मांगनी है तो मुझसे नहीं, अपनी सास से मांगो। अपनी करतूत पर शर्मिंदा हुई साक्षी अपनी सास की ओर मुड़ी और उनके पैरों में गिर गई। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। तभी कमलेश ने भी माफी मांगते हुए कहा, अब आप दोनों घर चलिए और हमें आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। तो दीपा जी और कोयल जी दोनों ने ही घर जाने से मना कर दिया और कहा कि हमें अब अपने बहू बेटे या बेटी के पास नहीं रहना, हम वृद्ध आश्रम में रहकर ही सुखी हैं। दोनों ने लाख मनाने की कोशिश की, परंतु दीपा जी और कोयल जी का एक ही जवाब था, एक बार धोखा खा चुके हैं, अब इस उम्र में हमारे शरीर में इतनी जान नहीं बची कि बार बार अपने बच्चों द्वारा दिए गए धोखे झेल सके। इतना कहकर दीपा जी और कोयल जी अपने अपने कमरे में चली गई। कमलेश और साक्षी बेमन से अपने घर वापस चले गए। घर पहुंचकर कमलेश अपनी माँ को याद करते हुए उनके कमरे में गया, जहाँ उसे बिस्तर पर एक किताब रखी हुई दिखी जिस पर लिखा था मौत से पहले मौत का मंजर। शायद ये किताब दीपा जी का था, जो गलती से ये जानबूझकर उनके कमरे में ही छूट गया था। जब कमलेश ने उस किताब के पहले पन्ने को पलटा तो उस पर लिखा था, क्या किसी ने देखा है मौत से पहले भी मौत आई है? हाँ, मैंने देखा है, आज मौत से पहले भी मौत आई है। जब जिंदगी अपने आखिरी पड़ाव पर हो जाती है, शरीर भी काम नहीं करता, केवल सांस रह जाती है। हाँ, मैंने देखा है, मौत से पहले मौत आई है। किताब के पहले पन्ने पर लिखे इन पंक्तियों को देखकर कमलेश के दिल पर न जाने कितने तीर एक साथ चुभने जैसा एहसास हुआ। और उधर साक्षी अभी तक अपनी माँ की हालत को देखकर उस सदमे से उभर नहीं पा रही थी, परंतु आज उन दोनों के पास पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। किसी ने सही कहा है, संतान का अस्तित्व है माता पिता की वजह से और माता पिता वृद्धाश्रम में है संतान की वजह से। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइए, साथ ही लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहे। बाय बाय।